मालेगांव ब्लास्ट केस में नए खुलासे के बाद राजनीति में एक नया विस्फोट आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू संगठनों को फंसाने की साजिश रच रही थी और करती थी। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साजिश का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन शासन किस रूप में कर रही थी? आज आपने कांग्रेस का आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे, और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। आप सोच सकते हैं हिंदुओं के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में, कांग्रेस पार्टी के मस्तिष्क में किस प्रकार की घृणा रही होगी, और यह षड्यंत्र कितना बड़ा रहा होगा कि इतने वर्षों बाद भी परत दर परत षड्यंत्र के पत्ते खुल रहे हैं। That the conspiracy is still unfolding speaks about the humongous nature of the conspiracy itself. Conspiracy against the Hindus, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र। आप सोच के देखिए, साधु संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, लोगों को प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके उनसे झूठी बातें कहलवाएंगे। इस प्रकार का यह साजिश था। आप याद करिए 2009-10 में राहुल गांधी ने अमेरिका के दूत से बात करते हुए, एम्बेसडर ऑफ अमेरिका से बात करते हुए, विकीलीक्स में विषय सामने आया था। राहुल गांधी ने कहा था कि जो हिंदू आतंकवाद है वो ज्यादा भयावह है, उससे डरने की आवश्यकता है संसार को। आप याद करिए ये जो सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंक, यह शब्द भी राहुल गांधी और उनकी टीम ने गढ़ा है। 26/11 आरएसएस की साजिश, यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंगित करते हुए और भगवा की तरफ इंगित करते हुए, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी और उनकी टीम ने किया है। स्वाभाविक रूप से यह आजकल जो हिंदू और हिंदुत्व पे रोज राहुल गांधी बोलते हैं, ये जो एक वेज ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलगाववाद की राजनीति लाने की हिंदुओं के बीच प्रयास कर रहे राहुल गांधी, ये अनायास ही नहीं है। हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात करना, यही ध्येय कांग्रेस पार्टी का है। और कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान तोड़फोड़ का जो आरोप है, उस पर अब सियासत गरमाती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ के लिए समाजवादी पार्टी पर ही उंगलियां उठाई है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने दंगे की साजिश रची थी उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले। एक षड्यंत्र रचा गया समाजवादी पार्टी के छात्र सभा द्वारा, उनके स्टूडेंट्स विंग द्वारा। आप सोच सकते हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा था, लाल टोपी मतलब खतरे की निशानी है, लाल टोपी मतलब खतरा, आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता नजर आ रहा है, सत्य होता नजर आ रहा है। गुंडाराज क्या होता है, आप इनकी गुंडाई देखिए कि अपनी गाड़ी को भारतीय जनता पार्टी के रूप में सजाना और खुद उसे चकनाचूर कर देना और संदेश देना कि हम इस प्रकार से, अगर आप विकास के साथ खड़े होंगे तो हम इस प्रकार से आपको ध्वस्त कर देंगे। ये काम कौन करता है? ये काम माफिया करते हैं, ये काम गुंडा राज वाले करते हैं कि अपने माफिया राज के दबदबा को स्थापित करने के लिए, टू एस्टैब्लिश द फियर फैक्टर amongst the people, you propagate such kind of videos and you announce your presence, you advertise your presence। ये और कुछ नहीं,
ये एडवर्टाइजमेंट है अपने गुंडा राज का समाजवादी पार्टी द्वारा, और इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस प्रकार की माफिया राज समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश ने और भारत ने देखा है, जिस प्रकार के माफिया के डॉन्स के साथ समाजवादी पार्टी के लोग रहे हैं, स्वाभाविक है यही उनका असली चरित्र है। रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। देश में एक बार फिर कोरोना का खौफ पसरने लगा है। ओमिक्रॉन के मामले अब तक 780 से अधिक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो हालत लगातार बिगड़ रही है। इसे देखते हुए आज फिर डीडीएमए ने शाम को 4 बजे एक बैठक बुलाई है। एक दिन पहले ही राजधानी में येलो अलर्ट घोषित किया गया था। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 496 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 1377 मामले सामने आए हैं। बिगड़ते हालात को लेकर खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। इसमें कोरोना संकट की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और चर्चा और आगे बढ़ाई जा सकती है। जिन राज्यों में ओमिक्रॉन का संकट लगातार गहरा रहा है, वहां रोकथाम की तैयारी क्या है, यह अब जानने का हम प्रयास करते हैं। फिर देश में बढ़ रहा कोरोना संकट, होने लगी तीसरी लहर की आहट। ओमिक्रॉन का खौफ, अलर्ट पर देश। दिल्ली में पाबंदियों से सख्ती, बढ़ा खतरा, येलो अलर्ट पर राजधानी। 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है। इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तीसरी लहर की आहट ने दिल्ली को डरा दिया है। न्यू ईयर से ठीक पहले ही राजधानी में येलो अलर्ट है। कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन भी रफ्तार पकड़ चुका है, लिहाजा सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। आप न्यू ईयर पर दिल्ली में सैर सपाटे का प्लान बना रहे थे तो सावधान हो जाइए। अगर आप मल्टीप्लेक्स थिएटर जाना चाहते थे तो रुक जाइए। परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने वाले थे तो ठहरिए और सुन लीजिए कि दिल्ली सरकार ने कैसे सख्ती बढ़ा दी है। अभी दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद हैं। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स भी बंद कर दिए गए हैं। धार्मिक स्थानों पर पाबंदी लगा दी गई है। बैंक्वेट हॉल भी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि अभी होटल शर्तों के साथ खुलेंगे। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे और वो भी सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक। मेट्रो और बसें 50% क्षमता के साथ दौड़ रही हैं। सैलून और ब्यूटी पार्लर अभी खुले रहेंगे। वहीं पब्लिक पार्क में टहल सकते हैं। पिकनिक पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में येलो अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। बसों और मेट्रो में सिर्फ 50% कैपेसिटी पे लोग बिठाए जा सकते हैं। रेस्टोरेंट में भी सिर्फ 50% ही लोग आ सकते हैं। शादी या फ्यूनरल्स में भी सिर्फ 20 लोगों की लिमिट लगा दी गई है। सिनेमा हॉल, मॉल और जिम वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं। इसकी वजह से आप देख सकते हैं ये येलो अलर्ट जो जारी हुआ है, इसकी वजह से इस वक्त सुबह के 9:30 बजे है और यहाँ लाडोसराय के बस स्टॉप पे कितनी भीड़ है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के जरिए भी सख्ती बरती जा रही है। जो कल 496 पॉजिटिव केसेस आए, पॉजिटिविटी लगभग 1% के आसपास चल रही है और लगातार पिछले कुछ दिनों से जब से ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ है, विदेशों से फ्लाइट्स आनी स्टार्ट हुई हैं, केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी तक जितने भी केस आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट के लोग या उनके घर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओमिक्रॉन भी कोरोना ही है, कोरोना का दूसरा रूप है। सभी लोगों को इसके अंदर सतर्क रहने की जरूरत है। सभी लोग घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। सब लोग अगर ध्यान रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक दिन पहले लोगों को भरोसा दिया कि अभी दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं, हालात काबू में हैं। लेकिन जिस तरह से राजधानी का कोरोना ग्राफ बढ़ रहा है वो आगाह कर रहा है।
उन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। 24 दिसंबर को दिल्ली में 180 नए केस आए थे। 25 तारीख को वो आंकड़ा बढ़कर 249 हो गया। 26 दिसंबर को 290 और 27 दिसंबर को 331 नए केस दर्ज किए गए। 28 दिसंबर को कोरोना ग्राफ पर नए केस 500 के करीब जा पहुंचे। कोरोना ने दिल्ली को उन्हीं पाबंदियों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इस वक्त हम कनॉट प्लेस पर मौजूद हैं और आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये सिनेमा हॉल भी येलो अलर्ट में शामिल होने की वजह से तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के हालात बिगड़ रहे हैं उसके मद्देनजर न सिर्फ सिनेमा घर बल्कि जिम, स्पा सेंटर, योगा सेंटर को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। 4 जून के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा नए केस मंगलवार को दर्ज किए गए। इसके साथ ही राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 0.89% हो गया। इसी के हिसाब से दिल्ली येलो अलर्ट लगा दिया गया। दिल्ली में अभी लेवल 1 यानी येलो अलर्ट है। ये तभी लागू होता है जब पॉजिटिविटी रेट 0.5% से ज्यादा हो, या 7 दिनों में 1500 केस दर्ज किए जाएं, या फिर 7 दिनों में 500 ऑक्सीजन बेड फुल हो जाएं। ये केजरीवाल के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का हिस्सा है, जिसे राजधानी में लागू कर दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद डीडीएमए ने इसे तैयार किया था। अब मुख्यमंत्री चेतावनी दे रहे हैं कि भीड़ वाली जगहों पर हालात सुधारने की जरूरत है, नहीं तो सख्ती और बढ़ाई जाएगी। जिम्मेदारी के साथ काम लेना है। अब ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे। वो तो अच्छी चीज नहीं है, फिर लोगों की रोजी रोटी जाती है, आपका भी वो खराब हो जाता है। हालात महाराष्ट्र में भी बिगड़े हैं। मंगलवार को मुंबई में एक दिन में 1377 केस दर्ज किए गए, एक मौत भी हुई। वैसे तो महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का दौर चल रहा है, लेकिन उसका व्यापक असर अभी नहीं दिख रहा। जहाँ जहाँ भीड़ हो रही है, फिर वो मैरिजेस हो, फिर वो मॉल्स हो, तो रेस्टोरेंट्स हो, सेलिब्रेशंस हो, तो ये अपने को रोकने का काम या उसमें निश्चित तौर पर संख्या कम हो या संक्रमण नहीं हो, इसके जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो हम निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि संक्रमण रोकना है, यही हमारे आज का मुख्य मुद्दा रहेगा। और जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग लेके इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। सवाल है कि क्या मुंबई और दिल्ली में तेज संक्रमण ओमिक्रॉन की वजह से है। दिल्ली में करीब 240 और महाराष्ट्र में करीब 170 ओमिक्रॉन केसेस हो गए हैं। ऐसे में जरूरत सख्ती बढ़ाने की है। मुंबई से विद्या और दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ पंकज जैन, आज तक। एक और तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं देश में वैक्सीन के दोनों डोज पूरे होने की भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में सरकार ने कोरोना के खिलाफ 3 और दवाओं को मंजूरी दे दी है, ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। एक तरफ कोरोना की रफ्तार, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का खतरा। ऐसे में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क में हर आदमी तक वैक्सीन का डबल डोज पहुंचाना एक चुनौती है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 नई वैक्सीन और 1 एंटीवायरल दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोरोना की लड़ाई में अब देश को ये 3 नए योद्धा और मिल चुके हैं। इनमें 2 वैक्सीन हैं, जिसमें पहली वैक्सीन का नाम है कोर्बेवैक्स, जो आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसे हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई ने तैयार किया है। और दूसरी वैक्सीन का नाम है कोवोवैक्स, जो नैनो पार्टिकल तकनीक से तैयार वैक्सीन है। इसे अमेरिका की नोवावैक्स और कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर तैयार किया है। और कोरोना से लड़ने वाली तीसरी दवा है मोलनुपिराविर, जो एक ओरल पिल्स यानी पानी से ली जाने वाली एंटीवायरल दवा है। अब ये 3 दवाइयाँ कोरोना की लड़ाई में अपनी अपनी भूमिका निभाने वाली हैं। तीसरी वैक्सीन है जो कि इंडिया में डेवलप हुई है, बायोलॉजिक ई नाम से, बायो ई नाम से कंपनी है हैदराबाद बेस्ड, जिसने ये दवा वैक्सीन डेवलप की है कोर्बेवैक्स नाम से। इसने पार्टनरशिप की थी बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ह्यूस्टन यूनाइटेड स्टेट्स और एक अमेरिकन कंपनी डायनावैक्स टेक्नोलॉजीज के नाम से। इन दोनों के साथ पार्टनरशिप में डेवलप की गई है वैक्सीन। ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। प्रोटीन सब यूनिट का मतलब इसमें एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी आरबीडी जो है स्पाइक प्रोटीन का, उसका एक वर्जन होता है।
कोरोना वैक्सीन की रोकथाम के लिए पिछले कई महीनों से नई वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था। बीच बीच में नई वैक्सीन की ट्रायल रिपोर्ट की खबरें भी मिल रही थीं, लेकिन अब ये साफ हो गया कि देश को नई वैक्सीन मिलने जा रही है। क्योंकि इसकी रिसर्च में कैंसर के चांसेस दिखे थे यूनिवर्सिटी के टाइम, तो प्लीज ध्यान रखें कि प्रेग्नेंट लेडीज इसको ना खाएं, ना ही जो दूध पिला रही हैं अपने बच्चों को, ना ही 18 साल से कम बच्चों को ये दवाई देनी चाहिए। बट एक अच्छा तरीका है घर पर ही कोविड की ट्रीटमेंट लेने का, क्योंकि ये सीरियस डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को 30% से भी ज्यादा कम कर देती है। कोर्बीवैक्स वैक्सीन के असर को देखते हुए भारत सरकार ने इस वैक्सीन के 30 करोड़ डोज का ऑर्डर 1500 करोड़ रुपए में इस साल अप्रैल में ही दे दिया था। इस हिसाब से वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब 500 रुपए हो सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी रखा जा सकता है, जिससे इसे भारत के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना आसान होगा। कोर्बीवैक्स भारत में 100% टीकाकरण के साथ बूस्टर डोज की जरूरतों को पूरा करने में अहम साबित होगी। ठीक इसी तरह कोरोना की नई दूसरी वैक्सीन कोवोवैक्स है, जिसे कोरोना वायरस में एक जीन को बदलकर बनाई गई है। जीन बदलने के बाद इसे बाइक्यूलो वायरस कहा जाता है। ये बाइक्यूलो वायरस जब किसी संक्रमित सेल या कोशिका में जाता है तो स्पाइक प्रोटीन पैदा करता है। ये स्पाइक प्रोटीन आपस में मिलकर स्पाइक बनाते हैं। इस तरह का स्पाइक प्रोटीन नैनो पार्टिकल यानी बहुत सूक्ष्म रूप से जमा हो जाता है और शरीर में एंटीबॉडी पैदा करता है, जो वायरस को निष्क्रिय बना देती है। ये 2 डोज वाली वैक्सीन है और 2 डोज का अंतर 21 दिन है। मर्क की ये दवाई है और ये बहुत नई दवाई नहीं है, काफी पहले से ये डेवलपमेंट में है। एमरी यूनिवर्सिटी यूएसए में सबसे पहले डेवलप होनी शुरू हुई, पर काफी कंसर्न्स आए इसके लिए एंटीवायरल ड्रग के रूप में कि टेरेक्टोजेनिसिटी यानी कैंसर कर सकती थी कुछ रिसर्च में, तो इसको छोड़ दिया गया। लेकिन कोरोना के टाइम में फिर दोबारा से डेवलप हुई और इस पर दोबारा ध्यान दिया और WHO ने फिर इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया। विदेशों में इसका कॉस्ट करीब $700 यानी 30,000 रुपए पर कोर्स है। 200 मिलीग्राम की गोली सुबह शाम खानी होती है इसमें। पर भारत में जो कंपनीज बना रही हैं, उम्मीद है 3,000 से 4,500 रुपए पर डोज में ये दवाई हमें मिल जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था पर ओमिक्रॉन का असर अब दिखना शुरू हो गया है। अक्टूबर नवंबर में जिस तरह से 13 में से 6 आर्थिक इंडिकेटर्स में गिरावट आई है, उससे तीसरी तिमाही में विकास दर की चाल गड़बड़ाने का खतरा और बढ़ गया है। इकरा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड के असर से 3 साल में इकोनॉमी को 39 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। ओमिक्रॉन का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर साफ नजर आने लगा है। विकास दर के शानदार अनुमानों के जारी रहने के बावजूद अक्टूबर नवंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था के कई संकेतकों में गिरावट दर्ज की गई है। रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक अक्टूबर नवंबर में स्कूटर उत्पादन में -25.1% की गिरावट आई है, जबकि घरेलू एयरलाइन ट्रैफिक में -22.8%, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन -22.8%, डीजल की खपत में -6.8%, पैसेंजर व्हीकल उत्पादन -3.1% और मोटरसाइकिल उत्पादन में -2.6% की गिरावट आई है। यानी देश की आर्थिक चाल को मापने वाले 13 में से 6 इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर्स नेगेटिव जोन में हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्थिक रिकवरी असंतुलित है। अब ओमिक्रॉन के असर से सर्विसेज सेक्टर में गिरावट का खतरा पैदा हो गया है, जिससे आर्थिक रिकवरी ज्यादा सुस्त हो सकती है। हालांकि इस गिरावट के बावजूद इकरा को उम्मीद है कि सरकार इसकी भरपाई के लिए अगर खर्च बढ़ाती है तो फिर इस कमी को पूरा किया जा सकता है। साथ ही साथ इंडिकेटर्स में जारी तेजी भी उत्साह को कम नहीं होने दे रही है। इकरा के मुताबिक अक्टूबर नवंबर में जीएसटी ई वे बिल जनरेशन 26.7% बढ़ा है, जबकि नॉन ऑयल एक्सपोर्ट 26%, रेल माल ढुलाई 20.2%, कोल इंडिया लिमिटेड आउटपुट 15.7%, बिजली उत्पादन 9.9%, पेट्रोल खपत 6.4% और पोर्ट्स पर कार्गो ट्रांसपोर्ट 4.0% बढ़ा है। दूसरी तिमाही के दौरान भी ऐसा ही ट्रेंड देखा गया था। फिलहाल तो इस रफ्तार के आधार पर 2021-22 और 2022-23 दोनों में देश की विकास दर 9% बने रहने का अनुमान ICRA ने जताया है।
लेकिन इसके लिए तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 6 से 6.5% होनी जरूरी है। हालांकि इस दौरान के शेप में रिकवरी दिख सकती है, जहां संगठित सेक्टर की ग्रोथ लाइन ऊपर जाएगी और असंगठित क्षेत्र की ग्रोथ लाइन नीचे की ओर आएगी। मुश्किल यह है कि ओमिक्रॉन को रोकने के लिए कई राज्यों में प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जो चौथी तिमाही में आर्थिक सुधारों को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। ऑपरेशन कैश। जी हां, उत्तर प्रदेश में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर 22 दिसंबर से शुरू हुई छापेमारी कल देर रात तक चली। देर रात कल पूरी हुई। कानपुर के बाद जो जीएसटी की इंटेलिजेंस विंग है, जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम 5 दिनों से पीयूष जैन के पुश्तैनी घर पर कन्नौज में ही थी। कल सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया। पहली बार जैन परिवार ने इस छापेमारी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीयूष जैन के बेटे ने कहा कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। इस बुलेटिन की शुरुआत हम सबसे बड़ी कैश रिकवरी की पूरी कहानी से करेंगे। शुरुआत करते हैं कन्नौज से। नोटों का अंबार, सोने की बिस्किट, ये तस्वीरें उस सबसे बड़े छापेमारी की है जो कल देर रात पूरी हुई है। जी हां, कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के पुश्तैनी मकान में 24 दिसंबर की शाम को शुरू हुआ जीएसटी इंटेलिजेंस का छापा कल देर रात अपने मुकाम को पहुंचा। ये रात 1:30 बजे की तस्वीर है। देखिए किस तरह गत्ते के बक्से में भरकर नोट, दस्तावेज और कीमती सामान पीयूष जैन के घर से ले जाया जा रहा है। 1:30 बजे का समय और ये रेड आखिरकार खत्म होती हुई। सीजर का टाइम था। तस्वीर आप आज तक पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। डिब्बों में चीजें ले जा रही हैं। क्या इसमें क्या भरा हुआ है, क्या चीजें हैं, आप देखिए। बाहर की टीम आज तक यहाँ से रिपोर्ट कर रहा है। रात का इस वक्त जो समय है वो लगभग 1:30 बजा है और हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चीजें जो यहाँ से रिकवर हुई हैं। सीजर वर्क चल रहा था। रेड दोपहर में लगभग खत्म हो गई थी, पर सीजर अभी तक जीएसटी की जो इंटेलिजेंस यूनिट थी वो कर रही थी। और आप देखिए इन बॉक्सेस को काफी हैवी लगते हुए AA लिख के कुछ सिग्निफाई किया गया है। और ये बॉक्सेस जो हैं इसमें आप देखिए परफ्यूम्स कन्नौज, इसका मतलब कि इसमें परफ्यूम्स हैं, सीज्ड डॉक्यूमेंट्स। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर। और इसके जरिए यानी कि ये सीजर का काम था और इसमें परफ्यूम्स या इस तरह की चीजें हैं जो कि सेंटेड हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 1:30 बजे रात को खत्म हुआ है सीजर का काम, दिन में रेड का काम, और अभी भी अनसुलझी पहेली। जांच से जुड़ी टीम के मुताबिक कन्नौज में 5 दिन की छापेमारी में 19 करोड़ कैश, 23 किलो सोना और भारी मात्रा में चंदन का तेल बरामद हुआ है। छापे से जुड़े अधिकारी इसे अब तक की सबसे बड़ी कैश रिकवरी बता रहे हैं। जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है। यहाँ को हमको 19 करोड़ गोल्ड मिला, 19 करोड़ कैश मिला है जो हमने SBI में डिपॉजिट कर दिया। गोल्ड अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। हाँ, एज पर जैसे भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है ये बिगेस्ट कैश रिकवरी है। जब छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो रही थी, पीयूष जैन के बड़े बेटे प्रत्यूष ज्यादातर वक्त कमरे के भीतर बंद रहे। आज तक ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन जब छापेमारी खत्म हुई तो प्रत्यूष जैन ने थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोला और आज तक से एक्सक्लूसिव बात की। ये पहला मौका था जब जैन परिवार की तरफ से किसी ने मीडिया से बात की। सर, आप लोग अंदर आना चाहते हैं लेकिन मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। आप बेटे हो? हाँ, बेटे हो आप? हाँ। अच्छा, नहीं, जस्ट कैमरा ऑफ करो प्लीज। आपका वर्जन पब्लिक में भी जाना चाहिए, मीडिया में भी बहुत जरूरी है। मतलब जो चीजें आप तक हमें ऐसा कोई हमारा कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं। 3 बज रहा है रात का। मैं यही कहूँगा इस चीज में, आई बिलीव इन इंडियन जस्टिस एंड लॉ। अगर हम इनोसेंट हैं या जो भी हैं तो फिर आप ये नहीं, आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग ऑन कैमरा। ओके, दैट्स इट।
अंदर हम 2 मिनट भी नहीं आ सकते। नहीं सर, नो सर, सॉरी, आई कैन नॉट, सॉरी सर। 2 मिनट भी अगर हम 3 बजे बच गया था बहुत सॉरी सर। जीएसटी इंटेलिजेंस के लिए ये छापेमारी आसान नहीं थी, क्योंकि परिवार के लोगों को भी नहीं पता था कि कहां क्या चीज छिपा कर रखी गई है। ऐसे में छापा खत्म होने में 5 दिन लग गए। सुनिए छापे के दौरान मौजूद रहे गवाह का बयान। वो तो परिवार के लोगों को पता ही नहीं, उसके लड़के को तो बच्चों को कुछ नहीं पता। नहीं, वो तो लोग यहाँ रहते ही नहीं। उनको बच्चे परेशान थे अंदर जब कार्रवाई हुई। आपने देखा वो कैसे उन्होंने पता लगाया? वो तो वो अपना छानबीन कर रहे थे, हम लोग उसके लिए तोड़ेंगे तो परमिशन ली, उससे तोड़ा उसको। पीयूष जैन की अकूत संपत्ति का खुलासा 22 दिसंबर को हुआ था, जब इत्र कारोबारी के कानपुर वाले घर और दफ्तर पर छापा पड़ा। 2 दिन बाद वहां से जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम कन्नौज पहुंच गई। तस्वीरें देखिए, किस तरह घर के अंदर तहखाना बनाया गया था और उसमें नकदी छिपा कर रखी गई थी। ये उसी तहखाने की तस्वीर है। अब तक ये खबर आ रही थी कि पीयूष जैन के ठिकानों से करीब 257 करोड़ कैश और करीब 100 करोड़ का सोना चांदी और अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। लेकिन आज संशोधित जानकारी सामने आई है। उसके मुताबिक जैन के कानपुर वाले ठिकाने से नकदी के रुपए में 177 करोड़ 45 लाख और कन्नौज से 19 करोड़ मिला है, यानी कुल 196 करोड़ 45 लाख कैश। इसके अलावा 10 करोड़ से ज्यादा कीमत का 23 किलो सोना और 6 करोड़ का चंदन का तेल। पीयूष जैन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। सबकी निगाह इस बात पर है कि इतनी बड़ी रकम को लेकर पीयूष कौन से राज खोलता है, क्योंकि शक गहरा है कि पीयूष सिर्फ मुखौटा हो सकता है और इसका मास्टरमाइंड कोई और हो। कन्नौज से समर्थ श्रीवास्तव और नीरज श्रीवास्तव के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। 1-1 किलो के सोने के बिस्किट विदेश में निर्मित, करीब 200 करोड़ कैश। आखिर ये किसका पैसा है? क्या ये सिर्फ इत्र कारोबार से पीयूष जैन ने इतना बड़ा नोटों का महल खड़ा कर दिया कि तहखाने तक में पैसे छिपाए जा रहे हैं? आइए हम आपको दिखाते हैं कन्नौज की गलियों से कैसे धन कुबेर बनने का पीयूष जैन का सफर और कैसे गुजरात में पकड़े गए एक ट्रक से जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस टीम जैन के कानपुर और फिर कन्नौज के ठिकाने पहुंची। क्या कोई यकीन करेगा कि जिस कारोबारी के घर से नोटों का ये महल मिला है, वो इन पतली गली वाले मकान में रहता था? क्या ये यकीन के लायक है कि जिस कारोबारी के घर से करीब 200 करोड़ का कैश मिला है, उसके पास कोई आलीशान गाड़ी नहीं थी? कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर जीएसटी इंटेलिजेंस के छापे से जुड़े खुलासे जितने सनसनीखेज हैं, छापे के मुख्य किरदार की कहानी उतनी ही रहस्यमय है। जैन के पुश्तैनी मकान से ही कहानी की शुरुआत करते हैं। घर आप देख रहे हैं, ये घर उसका पैतृक निवास है। उसके पिता केमिस्ट रहे और केमिस्ट के बाद उन्होंने ही बिजनेस समझाया, सिखाया, जिसके बाद पीयूष और उसके भाई ने ये काम शुरू करा और कन्नौज से हुई शुरुआत कानपुर जाकर पहुंची। छापे के बाद पीयूष जैन इत्र कारोबारी के रूप में चर्चित हो चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कन्नौज के जिस छिपट्टी मोहल्ले में उनका पुश्तैनी घर है, वहां लोग पीयूष की इस ख्याति से परिचित नहीं हैं। ये बहुत ही अच्छे आदमी थे, सामाजिक व्यक्ति थे, सेवा करने वाले, और कभी भी किसी पार्टी का सिंबल या लोगों से मतलब नहीं रखा। लोग इस तरीके की अफवाह फैला रहे कि वो इत्र व्यवसायी थे, इत्र का उनका नहीं काम है, और कभी भी जो है इस तरीके की लोग अफवाह फैला रहे कि वो पार्टी से मतलब रखते थे। किसी भी पार्टी से उन्होंने मतलब नहीं रखा कभी भी। ऐसा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं किया था हमने, ऐसा कभी एक्सपेक्टेशन नहीं किया, तो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। आप पेशे से एडवोकेट हैं? जी। पीयूष जैन आपके पड़ोसी हैं, आपकी बातचीत रही होगी, किस तरह के नेचर था, कैसे थे पीयूष जैन? बढ़िया नेचर था, मिलनसार व्यक्ति थे, हम लोगों से बातचीत करते थे और सुख दुख में काम आते थे। कभी कोई हारी विपदा हुई तो उसमें वो हमेशा साथ खड़े रहते। कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले के लोगों की बातों से साफ है कि पीयूष जैन लोगों के बीच बेहद साधारण जीवन जी रहे थे। आप कह सकते हैं कि कन्नौज तो जैन का पुश्तैनी घर था, असली वैभव तो कानपुर में होगा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं। करोड़पति पीयूष जैन की जिंदगी में अगर गाड़ियों की बात करें
ये सिर्फ 2 गाड़ियां, एक गाड़ी ये टोयोटा की कोरोला गाड़ी है यूपी 74 AB 6394। नंबर की सीरीज को देखकर लगता है कि लगभग 8 से 10 साल पुरानी ये गाड़ी है। गाड़ी का रखरखाव एक आम आदमी की तरह इसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये एक ऐसे व्यक्ति की गाड़ी है जिसकी अलमारी में करोड़ों रुपया यूं ही पड़ा रहता है। शायद यही वजह है कि करोड़ों की टैक्स चोरी करके भी जैन इतने दिनों तक जांच एजेंसियों की नजरों से बचे रहे। पीयूष जैन के बारे में कहा जाता है कि कानपुर विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में MSc करने वाले पीयूष जैन के पिता कैलाश चंद जैन का कन्नौज में ही कपड़ों का छोटा व्यापार था। पीयूष जैन ने पिता के धंधे में हाथ बटाने की बजाय मुंबई की डिटर्जेंट फैक्ट्री में नौकरी करने चले गए। यहाँ उन्होंने केमिकल कंपाउंड के बिजनेस की जानकारी हासिल की और कन्नौज लौटकर इत्र कारोबार के केमिकल कंपाउंड बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो कानपुर के गुटखा कारोबारियों के संपर्क में आए। पहले गुटखा में इस्तेमाल होने वाला इत्र काफी महंगा मिलता था, लेकिन पीयूष जैन ने सस्ता विकल्प उपलब्ध कराया और पीयूष का ये धंधा चल निकला। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या ये सारी नकदी पीयूष जैन की ही है? क्या सिर्फ इत्र बेचकर वो इतने बड़े कारोबारी बन गए? पीयूष जैन के इस ठिकाने तक अहमदाबाद GST इंटेलिजेंस के पहुंचने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक करीब 3 महीने पहले GST विभाग ने पान मसाले से लदा एक ट्रक पकड़ा था, जिससे माल के साथ करीब 200 फर्जी इनवॉइस पकड़ी गई थी। पकड़ा गया ट्रक प्रवीण जैन का था। प्रवीण पीयूष जैन के भाई अमरीश जैन का बहनोई है। इसी तार को पकड़ते हुए GST इंटेलिजेंस की टीम पीयूष जैन तक पहुंच गई। GST इंटेलिजेंस की एक टीम इधर पीयूष जैन का मामला देख रही है, तो उधर ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन से दूसरी टीम जांच कर रही है। यानी अभी बड़े खुलासे बाकी हैं। प्रत्युष का बयान कि उनको भरोसा है जुडिशरी पे, पर अब देखना यह है कि क्या पीयूष जैन की कहानी यहीं खत्म होगी या इस तरह की और रेड्स आने वाले वक्त में देखी जानी है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।